जय हिंद सभी को। आज के अधिवेशन में बुद्ध विहार समन्वय का भूमिका क्या रहेगा इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। बुद्ध विहार का जो समन्वय करने के लिए हम महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है करने की। महिला अगर कुछ ठान लेती है तो वो पूरा करके रहती है। ये सारी बातें हम लोग अपने रोज के जीवन में भी महसूस करती है कि हम अगर ठान ले तो ये करना है तो हम ये करते ही हैं और उसी तरह से अपना काम चालू करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, बुद्ध काल से हम लोग देखते आ रहे हैं। बुद्ध काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। हम मिगार माता का उदाहरण ले तो उनका नाम तो विशाखा था, लेकिन वो मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मिगार तो उनके ससुर थे और ससुर की ज्ञान दृष्टि उन्होंने बढ़ाई, इसीलिए वो उनकी माता कहलाई। उन्होंने कहा कि जो मैंने माता से ज्ञान नहीं लिया हूँ वो ज्ञान मेरी बेटी ने मुझे दिया, तो उसको मिगार माता कहने लगे। और मिगार माता ने भी अपनी जो बुद्ध की तरफ उनकी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा पूरी करने के लिए जब बारिश का मौसम था तो भिक्षुगण को उन्होंने अपने चिवर जो थे वो गीले थे और वो सुखाने के वक्त उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो देख के उन्होंने बुद्ध से वर मांगे कि मैं बिहार में या रहने वाले जो भिक्षु है उनके लिए वस्त्र दान कर सकती हूँ, ये वर मांग के उन्होंने किया। तो यानी ये एक उदाहरण हमारे सामने है। आम्रपाली का उदाहरण ले तो वो गणिका थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा जो उसके पास था वो सारा आम्रवन बुद्ध को दान कर दिया था। तो ये जो अपनी माताएं है हमें योग्य मार्ग पर लाने वाली। उसके बाद बुद्ध के बाद की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमें प्रेरणा देने वाली हमारी माताएं हैं, यानी माता भीमाई है, माता रमाई है, सावित्री माई फुले है। तो उनकी जो दृष्टि थी, खाली उन्होंने अपना खुद का संसार नहीं देखा, तो उन्होंने पूरे संसार में हर एक महिला को इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए इसका एक आदर्श रखा। वो आदर्श पर चलते हुए हम लोग अपना काम कर सकते हैं और बुद्ध विहार अच्छी तरह से चले। हमारे बच्चों में हमें संस्कार डालने हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। अभी भंते जी ने जो कहा वही मैं कहने वाली थी कि अपने बच्चों पर हमें संस्कार जो डालने, वो जब गर्भधारण हम लोग होता है हर स्त्री का, तो उसी वक्त उस पर संस्कार करे तो वो संस्कार बच्चों पर हमेशा के लिए हो जाते हैं। जो बात हमें सुननी पड़ती है कि बच्चे हमारे सुनते नहीं, वो विहार में आते नहीं, वंदना करते नहीं या किसी प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं आते, तो ये नहीं हो सकता। यानी बचपन से अगर बच्चों में संस्कार मिल जाए तो वो भी आनंद से उसमें शामिल हो सकते हैं और उनको भी इस बात की इच्छा होती है कि नहीं, बौद्ध धर्म जो है वो हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी प्रेरणा देता है। यानी हर बात का जो मूल है वो मूल हमारे तृष्णा में है। तृष्णा हमारे मन में आ गई तो सारा काम खराब हो सकता है। तो तृष्णा किस बात की आनी चाहिए? अच्छे काम करने की, अच्छे विचार ग्रहण करने की, अच्छे मार्ग पर चलने की। अष्टांगिक मार्ग जो है उस मार्ग पर हम चलने लगे, अच्छी बातें सोचने लगे, तो सारी बातें हमें अच्छी तरह से जीवन में व्यतीत करने को मिल सकती है। और हमारा जो समाज है वो समाज भी एक अच्छी तरह से अच्छे विचार से प्रेरित होके जो बाबा साहब का सपना था सारा भारत बौद्ध में करने का, तो हम कर सकते हैं। बौद्ध में कोई जाति नहीं, बुद्ध में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। तो इस मार्ग पर हम चलकर अपना जीवन जो है वो पूरा करेंगे। बुद्ध विहार में इन्हें पहले से हमने देखा ही भी है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, लेकिन
उस काल से लेके और बीच के काल में जो महिलाओं पर अत्याचार या कुछ प्रॉब्लम होगी, वो सब में से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने संविधान से हमें हक दिया है और हम आज यहाँ पर खड़ी होकर बात कर सकते हैं। यानी बाबा साहब भी बोधिसत्व कहलाते हैं, उन्होंने भी हमें ये बात बताई है। हमारा जो आचरण है, हम खुद अगर शांति से काम करें तो हमारा घर भी शांति से रहता है। अगर हम ये चिड़चिड़ करने लगे तो सब चिड़चिड़ करने लगेंगे। जो घर के सुख शांति है वो औरत में होती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। स्त्री अगर घर को अच्छी तरह से संभाल ले तो वो घर भी आगे आ सकता है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, तो हम लोगों ने खुद जो अनुभव किया है, जो सब करके आज जो समृद्धता या सुख शांति मिलती है, वो जो हमने किया उसका ही परिणाम है। जो अधिकार पुरुष के हैं उतने ही अधिकार स्त्री के भी है। कभी कभी हमारे स्त्री अधिकार के लिए हमें प्रत्युत्तर भी करना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे हमारे मन में जो भी हम जवाब देते हैं, उसके पीछे हमारे मन में ये होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ ये अपने घर के लिए कर रही हूँ। और जब हर स्त्री ऐसा सोचने लगे तो पूरा समाज बहुत अच्छे से हो सकता है। और दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो उनको स्त्री स्वातंत्र्य के लिए महिला दिन 8 मार्च का दिया गया है, उसके लिए उन्हें झगड़ना पड़ा था, लेकिन हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने हमें संविधान से ये दिया है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री एक रत्न है, ऐसा बोला जाता है। वो देवी है, अलग अलग बोला जाता है, और फिर कृति जो है उसके विपरीत होती है। लेकिन हमें खुद भी समझना चाहिए कि मैं एक अच्छी नारी हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो ये सब समाज का जो विषमता चल रही है उसको बचाने के लिए मेरा ये पहला काम है और उसके लिए मुझे काम करना है। और धम्मों में स्त्री को बहुत ही सर्वसामान्य न मानते हुए सर्वसमान, यानी स्त्री और पुरुष दोनों समान है और मूल्यवान समझा गया है। और इसी मूल्यवान हमारी महत्ता को हमें समझ के अपना काम करना चाहिए। बुद्ध विहार में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर वंदना करते हैं, वहाँ पर जो प्रोग्राम हो उस वक्त हम काम करते हैं। संस्कार की बात करें तो बाल संस्कार जो मुझे कहना था, वो मंत्री जी ने कहा कि गर्भमंगल संस्कार से ही सारी बातें शुरू करनी चाहिए तो बच्चों पर अच्छे असर हो सकते हैं। अभी भी हम बिहार में जाके वही काम करते हैं। बच्चों को बाल संस्कार केंद्र जो है वो केंद्र भी हम चलाते, तो वो केंद्र में भी बच्चों पर अच्छे संस्कार करें तो उनको भी ये बात समझ आती है। और बड़ों से बहुत जल्द बच्चे वो समझ जाते कि हमें क्या सीख मिल रही है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और हमें किस मार्ग से कर चल के हमारी प्रगति करनी है, ये बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है। इसीलिए बच्चे जो है वो हमें संस्कारित करने हैं। अभी समाज में देखें तो बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं घटती है। हम अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी शाम के वक्त जल्दी घर आया करो, ज्यादा वक्त बाहर मत घूमो, लेकिन हम बेटे को कभी नहीं कहते। वो लड़का है, वो कितनी भी बजे आए तो उसका कुछ नहीं, वो कहाँ भी जाए उसका कुछ नहीं। लेकिन ये जब हम लड़का उसका कुछ नहीं कर जाते, लेकिन वो बाहर जब घूमता है तो बाहर की बातें वो समझता है और वही ध्यान में रखते हुए 2-4 साल के बाद वो माँ की भी बात नहीं सुनता, पिता की भी सुनता ही नहीं, लेकिन माँ की भी नहीं सुनता और अपने मन को जैसा चलना चाहिए वैसा वो चलता है। तो हमें हमारे लड़कों पर भी ये संस्कार करने चाहिए कि शाम के वक्त तू जल्दी घर आना चाहिए या बाहर घूमना नहीं चाहिए। अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देके, माता अपनी जो माँ है वो पढ़ी लिखी भी ना हो तो भी उसने कहना चाहिए। अभी तो माहौल बदल गया है, बहुत सी माताएं 12वीं पास तो है ही,
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो फिर भी वो माता अपने बच्चों को किताब लेके बैठाती है कि बेटा बैठो, तुम जो भी किताब में है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। ये भी एक संस्कार हो जाता है और बच्चों को लगता है कि नहीं, माँ को ये मैं बात बता सकता हूँ और उसे मुझे बतानी चाहिए। तो ये सोच के वो भी अपनी माँ की इज्जत करने लगता है और माँ के बारे में उसके मन में भी अच्छा ख्याल आता है, अपनी बहन के बारे में अच्छा ख्याल आता है। और जब वो समाज में घूमेगा तो हर एक औरत, हर एक लड़की उसके लिए उसके मन में माँ बहन मेरी है ये समझ के वो बर्ताव करेगा। अब तो यहाँ आते हैं तो सब ऐसे एक दूसरे से भाईचारे का नाता रख के बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा बर्ताव अगर ऐसा हो, हमारे बच्चे भी इस बर्ताव से चलेंगे तो ये बदल सकता है। और ये सारा काम करने के लिए हमें बिहार ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हमें ये काम कर सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबके आभारी हूँ। धन्यवाद। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य राजेंद्र मालशंकर सर और मंच पर उपस्थित आदरणीय बंतेगढ़ और उपस्थित सभी आदरणीय, इस सभागृह में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बिहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय समिति की भूमिका, समन्वय की भूमिका, इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए कहा है। जब से ये समिति की स्थापना हुई तब से इस समिति के साथ, समन्वय समिति के साथ जुड़ा हूं और जो अलग अलग एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, वो देखने के बाद एक बात हमें करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। जहाँ पे हमारे ही जो अलग अलग संगठन है, जैसा कि भारतीय बौद्ध महासभा है, त्रिशरण संघ है, इनमें समन्वय होने की ज्यादा जरूरत है, ऐसा लगता है। क्योंकि आपस में ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम इस तरह से काम करते हैं, हम इस तरह से काम करते हैं। मेरे ख्याल से समन्वय की बात जब हम करते हैं तो हर एक की कार्य पद्धति जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको भी एक धागे में जोड़ने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और हिंगोली जिले का ही मैं उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंगोली जिले में ज्यादा ये प्रोसेस में था। भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी जो है वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ रहे थे। लेकिन जब भी समन्वय समिति की बात हम करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, हमें ऊपर से जब तक आदेश नहीं मिलता है हम नहीं कुछ कर सकते। कोई प्रोग्राम में भी आने का है तो बोलते कि हमें ऊपर से आदेश आना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल जो जिसके बारे में वो बोलते हैं, और ये अनुभव जो है वो खाली हिंगोली का नहीं है, हर जिले में यही बात है। शायद औरंगाबाद में नहीं होगा, लेकिन हाँ हर जिले में यही बात है कि ऊपर से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में नागपुर से कुछ लोग इसके लिए आए थे, अभ्यास दौरे के लिए आए थे, और वो ग्रुप को जो कि समन्वय समिति का भाग नहीं था, बाबूड़े साहब के सब ग्रुप के लोग थे, तो उनका प्रोग्राम रखने का और उनको बातचीत करने के ये संदेश देने के बाद वो अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा और कहा कि ये ऐसी बात है, हम उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे आपस में जो द्वंद्व चल रहा है, इसके बारे में कुछ होना जरूरी है और ये समन्वय के बारे में हमें सीरियसली कुछ करना जरूरी है। तो फिर ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग की पद्धत ऐसी है, इनकी पद्धत ऐसी, ये बातें जो है चलती रहती है। अभी लास्ट का इलेक्शन जो हुआ, वो इलेक्शन में हमारे जिले में और एक अलग टाइप का, हमारे मतदार संघ में अलग टाइप का एक अनुभव हमने देखा।
जिनको इलेक्शन लड़ना था उन्होंने 1000 मूर्ति लाई, बुद्धा की मूर्ति 1000 मूर्ति लाई और हर गांव में जाके बोलने लगे कि भाई मैं तुम्हें मूर्ति दूंगा, मैं तुम्हें विहार बांध के दूंगा, मैं ये सब बातें बोल के लोगों में जो कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं वो निर्माण करने की बात हो गई। जो लोग उस टाइम इसको विरोध करते थे वही लोग आप उनका सत्कार कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से जो संदेश है वो संदेश लोगों में जिस तरह से जा रहा है इसके बारे में भी हमें लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, हर टाइम इलेक्शन आएंगे, हर टाइम कोई ना कोई तो भी मूर्तियां लेंगे, हर टाइम कोई ना कोई तो भी एक अलग आश्वासन देंगे और ये जो हमारा जिस अच्छे ढंग से चलने वाला काम है उसका परिणाम होने वाला है। इसलिए मुझे मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें समन्वय करने की जरूरत है, लोगों में जाके समन्वय करने की जरूरत है। और ये अलग अलग विधियों की जो अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग तरीके से चल रही है, इसके बारे में हमें मिलकर कुछ तो भी ऐसी एक पद्धति बनाना जरूरी है जिस पद्धति से मेरे ख्याल से एक अच्छा समन्वय बन जाएगा और लोगों में एक ऐसा जो गलत संदेश जा रहा है कि इनमें भी काफी संगठन है, इनमें भी अलग अलग विचार है, विचारधारा का जो संघर्ष है वो इनमें भी है, हमारे इनमें से है, ऐसी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में हमें थोड़ा सा काम करना जरूरी है और हर जिले में, हर विभाग में, पूरे राज्य में कार्य पद्धति जो है हमारी समान किस तरह से हो सकती है इसके बारे में विचार करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका संयोजन समिति ने दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी महानायिका को मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित विकोगण, इस बुद्ध विहार समन्वय समिति तीसरे बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे सत्र के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र भालशंकर जी और बाकी सभी साथी और उपस्थित सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और गोवा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएशन प्रोफेसर के पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा और बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो एसोसिएशन है 2019 से है। मैंने जो भी पहले जो अधिवेशन हुए उसके बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ नासिक में, उसके बाद आळंदी, पुणे और ये तीसरा आज हो रहा है। तो विषय बहुत गहरा है और विषय जैसे दिया गया है बुद्ध विहार समन्वय समिति का की भूमिका विहार की संस्कृति निर्माण करने में। मेरा मानना है विहार का मतलब केवल 4 दीवारें नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी 4 दीवारों में बाबा साहब की और तथागत भगवान बुद्धा की मूर्ति रखता है, कहता है विहार है। जब तक कुछ जगह से संस्कार नहीं दिए जाएंगे, जो अभी पहले सत्र में हमें मध्य जी ने कहा है, जब तक हमारे विहार संस्कार केंद्र नहीं बनेंगे तब तक हम उन्हें विहार नहीं कह सकते। ये मेरा मानना है। अगर गलती हो तो माफ कर देना। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्तागण भी यहाँ पे अपनी बात रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत पूरे भारत में बहुत सारी जगह पे ऐसी हमारी विहार है जिन्हें कई 2 ताले भी लग चुके हैं। ये सभी ताले निकाल के उस विहारों को ऑपरेशन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें ऑलरेडी बुद्ध विहार समन्वय समिति उसमें काम कर रही है, लेकिन अब सभी की ये जिम्मेदारी है कि अगर बौद्धों की या विहार की अगर संस्कृति निर्माण करनी है, जो भी विहारें बंद है या किसी कारण नहीं चल रही है, वो विहारों को हमें ऑपरेशन करना है, शुरुआत करना है। उसके लिए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जितने भी गट है, जितने भी उनके संगठन है, उनके साथ मीटिंग ली जाए। जो उनकी भी मैनेजमेंट होगी, जो भी कोई कमेटी होगी, उनके साथ मीटिंग ली जाए और उनके साथ बात करके उनमें समन्वय लाना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात है, इस विहार में एडवांस एजुकेशन, बौद्धों का कल्चर प्लस संस्कार, एजुकेशन, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा नहीं होगा। और इस विषय में बुद्ध विहार समन्वय समिति काम कर सकती है और डेफिनेटली मैं उसमें अपना योगदान डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में काम करता हूं और पिछले 5 साल में गोवा में पहला विहार और संस्कार के निर्माण करने के कार्य में, उसमें भी बुद्ध विहार समन्वय समिति की बहुत अहम भूमिका है। दूसरी बात है, हमें धम्म क्यों चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बात है कि हम दीक्षा लेने से पहले जिस धर्म में हम थे उस धर्म में कभी भी हमें एक रिस्पेक्ट नहीं दिया। हमेशा हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब नीचापन, तुम ये हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमेशा क्या हुआ? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो जब हम जिसे सुप्त गुण कहते हैं मराठी में, हिडन क्वालिटीज, उसे चालना नहीं मिलती। हमारे जो हिडन क्वालिटी से चालना नहीं मिलती और इसी को दबाव को दूर करने के लिए हमें बाबा साहब ने उस पूरी तरह से वो जो हिंड्रेंस था, जो दबाव था, उससे मुक्त करा। इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म दिया। धम्म एक तरह की हमें स्वतंत्रता की भावना देता है, सेंस ऑफ फ्रीडम। जब तक हम अपने आप को जब तक हम फ्री नहीं मानेंगे, हम मुक्त नहीं मानेंगे, तब तक हम कुछ मुक्त से नहीं कर सकते। दूसरा है धम्म बुस्ट कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास देता है और इसी के कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं गोवा का पहला बुद्धिस्ट डॉक्टर हूं और गोवा मेडिकल कॉलेज में एक और बुद्धिस्ट डॉक्टर है जो आगे रह के अभी फ्रंट पे काम कर रहा है। कि मैं बड़प्पन नहीं कह रहा, मैं बाबा साहब की वजह से यहाँ पहुंचा, इसलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आखिरी दम तक मैं काम करूंगा और यही काम मैं करते आ रहा हूँ। और इसमें सभी लोग, पूरे भारत के लोग मुझे साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पिछले 9 मार्च को मैं जयपुर में था तो मैं 9 मार्च को। और पहले जब मुझे लोग कॉल करते थे तो पूछते थे कि कैसे हो, अब जब कॉल करते हैं तब पूछते हैं कि कहाँ हो। 2 दिन पहले मैं मुंबई में था किसी में ऑफिस के काम के कारण, फिर कल शाम से हमने ट्रेन पकड़ी और मेरे ऑफिस के काम के कारण थोड़ी सी देर हुई है, मैं देर से पहुंचा। ये पहला मेरे ख्याल से प्रोग्राम रहेगा जब मैं प्रोग्राम में देर से पहुंचा। इसके पहले हमेशा मैं पहले दिन ही पहुंचता था। तो ऑफिस का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से जो हमें नौकरी मिली, शिक्षा मिली, उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी मिली वो हमें पूरी करनी है। और एक मेरा मतलब सबसे अच्छा जो बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे समाज के लोग जहां पे जिस स्थिति पे, जिस एक्चुअली पोजीशन पे, उन्होंने अपना 200% दिया है। बहुत सारे लोग मेरे साथ ताल्लुक आता है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। तीसरी बात है कि धम्म की वजह से बहुत सारे हमें पैसों की बचत होती है। अगर हम देखें कि हम पहले जो धर्म में हम लोग थे, देखो आप इतने सारे त्योहार है और मैं ये समझता हूं कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारे लोग जो धम्म को नहीं मान रहे हैं उनका गरीबी का कारण ये त्योहार है, क्योंकि एक त्योहार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। और त्योहार में आमदनी किसकी होती है? सिर्फ 2 लोगों की। अभी देखो, अभी शादियां आ रही है, शादियां में हल्दी होती है तो हल्दी के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, मेहंदी होती है तो मेहंदी रंग के कपड़े होते हैं, फिर शादी में अलग अलग कपड़े होते हैं। कपड़े कौन बनाता है और पैसे खर्च किसके होते हैं? ये अगर अपना समाज अगर माने, मैंने बहुत गोवा में और कोंकण में आप जाओगे तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हमारे लोग गरीब क्यों है? क्योंकि वो बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा साहब को नहीं। हमारे लोग कोंकण में और गोवा में बाबा को ज्यादा फॉलो करते हैं, बाबा साहब को नहीं फॉलो करते। अगर कोई बाबा उनके घर में आए, अगर वो 5,000 10,000 पैसे उठा के ले जाता है, अगर उसी घर में अगर किसी बच्चे को अगर एक 500 रुपया की या 100 रुपये की किताब की जरूरत है तो वो पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो बाबा उस घर से 5,000 10,000 ऐसे उठा ले जाते हैं। और हमारा समाज इसलिए गरीब है कि ज्यादा त्योहार में खर्च करता है। बाबा साहब तो अर्थतज्ञ है, हम बाबा साहब के अनुयायी है,
फिर भी बाबा साहब के बाबा साहब की जो अर्थ नीति है आज तक हम समझ में नहीं आ रहे, हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, इसलिए हमारा समाज गरीब है। मेरे ख्याल से इस विषय में भी समन्वय समिति काम कर सकती है, इसलिए हम सभी को उनका सहयोग देना है। मैं भी देखता हूँ कि जयंती में आजकल बहुत डीजे लग रहे हैं, बहुत बड़े रैलियां निकलती है, इतना खर्चा। मेरे ख्याल से हमारे जो बाबा साहब ने दिए हुए जो हक और अधिकार है, एक ऐसे निकलते जा रहे हैं, फिर भी हमारे लोग नाच रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि लोग इस खुशी से नाच रहे कि हमारे अधिकार जा रहे हैं या लोग अनभिज्ञ है। मेरे ख्याल से जो पूरे भारत में जयंती पे जो खर्च होता है, अगर ये पैसे हम जयंती पे उस तरह से अगर ना खर्च करें तो हर एक साल में हम कितने कॉलेज खोल सकते हैं, अपने बच्चों को हम अपनी शिक्षा दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। इसका हमें तय जाके वी नीड टू डीपली थिंक एंड इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट ऑल दिस मनी शुड बी स्टॉप गेटिंग वेस्टेड इन ऑल दिस सेलिब्रेशंस, क्योंकि इसका कोई रिटर्न है ही नहीं, ये सब पैसे किसी और के जेब में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस विषय पे भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे अभी कहना ताई ने बताया कि ताई ने बताया कि महिला, बाबा साहब का एक सिद्धांत है, अगर महिला गरीब अगर गुलाम हुई तो उसके पेट में जो जन्म लेगा वो बच्चा गुलाम होगा, बच्चा गुलाम होगा तो फैमिली परिवार गुलाम होगा, परिवार गुलाम होगा, ऐसे अनेक परिवार गुलाम है तो समाज गुलाम होगा, अगर समाज गुलाम हुआ तो देश गुलाम होगा। ये बाबा साहब ने दिया हुआ गुलामी का सिद्धांत है, और इसलिए हमारे महिलाओं को सुशिक्षित करना और सशक्तिकरण करना और धम्म के मार्ग पर ले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण और महिला का सशक्तिकरण हो गया, महिला सुशिक्षित हो गई तो अपने पूरे परिवार को बचा सकती है, पूरे समाज को बचा सकती है। और दूसरी बात जाते जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हजारों लाखों संगठन हमारे देश में है, हमें ये नहीं कहना है कि आपका संगठन बंद करो और हमारे संगठन पे काम करो, हमें बस समन्वय करके काम करना है। आप अपने संगठन से काम करो, लेकिन हम जुड़ के काम करेंगे तब कुछ रिजल्ट आएगा। अगर समझो अगर एक ही बैनर बन जाए, सबके नाम डालो, उसमें क्या है, हमारा ईगो बहुत काम आता है, तो जिसमें बहुत ईगो आड़े आता है कि हर किसी को लगता है कि जो प्रोग्राम होना है मेरे बैनर के अंदर ही होना है। तो मैंने गोवा में ये प्रयोग शुरू किया और खुशी है कि पिछले 5-6 साल से पूरे 31 संगठन साथ में आके एक ही जयंती सेलिब्रेट कर दिए 14 तारीख को। और मैं पिछले 5 साल से सिर्फ एजुकेशन और धम्म इसी विषय में, इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और गोवा में पहला बुद्ध विहार और संस्कार केंद्र निर्माण के कार्य में मैं पिछले 2019 से जुड़ा हूं। और ये गोवा का जो विहार है, जाते जाते मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि गोवा एक ऐसा क्षेत्र है, माने कि बहुत छोटा है, पूरे देश में अगर कंपेयर किया जाए बहुत छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया वहां पे आती है। और गोवा के ये विहार में या इस सेंटर में पूरे दुनिया के बौद्धों को एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई गोवा आना चाहता है। और इसलिए ये जो हम लोग गोवा में जो विहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि अभी नया एयरपोर्ट बना है और हम जो जगह खरीद रहे हैं, हम सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, हम अपने समाज के बलबूते ये जगह ले रहे हैं। 2500 स्क्वायर मीटर यानी 25,000 स्क्वायर फीट हम लोग जगह ले रहे हैं, और इस जगह पर ये विहार बनेगा। और वहां पे अपने लोग जो गोवा में आते हैं घूमने के लिए एक साथ कम से कम 100 लोग रहेंगे, ऐसे लोगों की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य क्या है, हर कोई गोवा में आता है, पैसे खर्च करता है, होटल में खाना खाता है, बड़े बड़े होटल में रहता है। अगर देखा जाए तो हम सिर्फ होटलों में सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होटल, बाकी पूरा दिन हम लोग कहीं बाहर ही रहते हैं। अगर हमारी जगह अगर है तो हम अपने लोगों को वहां पे रहने की व्यवस्था करेंगे। जो पैसा समाज का पैसा बाहर जा रहा है, किसी और के जेब में आ रहा है, वो पैसा हम अपने समाज के
सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पे ये विहार बनेगा। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अभी गोवा का ये जो नया एयरपोर्ट बनने से भाव बहुत बढ़ गए हैं और कुछ गोवा की सरकार की नीतियां भी बदल गई है। थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन थोड़ा इसलिए थोड़ा विलम्ब लग रहा है, थोड़ा एक्शन हो रहा है, लेकिन हमने प्लान भी बना दिया है। तो मैंने 22 में अपने प्रोविडेंट फंड से 5 लाख निकाले, बाकी का लोन लिया और एक मैंने स्टूडियो फ्लैट खरीदा, जहाँ पे मिशन एकेडमी के अंतर्गत बच्चों को कोचिंग और काउंसलिंग दी जाती है। और वहाँ पे हर महीने के चौथे संडेज को बच्चों के लिए एजुकेशन ली जाती है। हमारे संबोधि ट्रस्ट गोवा नाम से एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और उसे ही तहत ये सब काम हो रहा है। हमारा बाहर स्टॉल भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो मैंने बातें कही है, जब बुद्ध विहार समिति को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब का एक भीम सैनिक हूँ और आखिरी दम तक बाबा साहब का ये जो काम है, बाबा साहब का जो ये कारवा है, उसे आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और गोवा में जो पहला बुद्ध विहार हो रहा है, डेफिनेटली और स्टॉल पे आप जरूर भेज दें तो पूरी जानकारी वहां से मिलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। तो मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया, इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने शब्दों को यहीं पे विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, तो मेरे को जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सम्मानित मंच और आए हुए सभी बहन भाइयों, विषय बुद्ध विहार समन्वय समिति का है और इसके संचालक और निर्माण के लिए बात हुई है। ये विषय मुझे दिया गया है। साथियों, मैं इस मिशन में सन 90 से मान्यवर कांसीराम साहब से बाम सेठ के 2 अधिकारियों के द्वारा मैं वहां पहुंचा और मुझे वो लेके गए और मुझे ये मिशन दिमाग में आया। तब से मैं बराबर इस मिशन में लगा हुआ हूं। मैं एक बिल्डिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, एमएस के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। साथियों, मैं पंजाब में साहब कांसीराम साहब के घर पे आने जाने का मुझे बहुत मौका मिला है और मुझे सुनने का और देखने का और उनको बुलाने का बहुत अवसर मिले हैं मुझे। साहब कांसीराम साहब ये कहा करते थे एक लाइन में, भारतीयों का दुख, बहुजनों का दुख व्यक्त किया करते थे। भाषण तो बहुत विद्वान थे, वो लंबे लंबे भाषण थे उनके, बहुत अच्छे उद्बोधन हुआ करते थे। एक लाइन बताया करते थे, हमारे दुख का कारण क्या है, हम जिसको जानते हैं उसको तो मानते नहीं और जिसको मानते हैं उसको जानते ही नहीं। यही बात है और ये आपके सामने है। आप सब विद्वान जन हैं, मैं तो राजस्थान का प्रदेशवासी हूं, मैं इतना बड़ा नेता और वक्ता नहीं हूं, लेकिन ये आंखों देखा अनुभव है। इतना समझाने के बावजूद भी मनवादी त्योहारों के बाद इनके पीछे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बड़े हंसी खुशी के साथ। और वो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड अफसर हैं, उनका हाल देखा है हमने और वो हमें ये कहते हैं, अरे यार कुछ नहीं, ये सब होनी जानी बातें हैं, ये तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब बाबा साहब थोड़ी हमारे सामने। और कांसीराम साहब का बहुजन संकट अखबार में देने जाया करता था तो साथियों वो मजाक बनाया करते थे हमारी। मैं बीएसपी में मेरा पूरा समय लगा। सन 2008 के अंदर मैं विराटनगर से हूं, जहां सम्राट अशोक 1 साल रुके हैं। वहां सम्राट अशोक की धर्म स्थली है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है वो।
वहां पर पूरे ऑल इंडिया से 80 बुद्धिस्ट आए, विद्वान जन आए, आप जैसे औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से, गोवा से, यूपी से, दिल्ली से, सभी लोगों का मुझे आदेश हुआ। जैसे बाबू सरस्वती बौद्ध साहब ने, अशोक जी ने मुझे आदेश दिया, खाड़िया जी आपको आना है, यहाँ जरूर आना है, मैं यहाँ चला आया। ऐसे ही उन्होंने मुझे आदेश दिया, खाड़िया जी एक मिशन के नाम मात्र एक अच्छे वर्कर हैं, आपको वहां राजस्थानी भोजन दाल बाटी चूरमा का प्रबंध करना पड़ेगा और हम पहाड़ी पे ही कार्यक्रम रखेंगे। ठीक है, मैंने कार्यक्रम करवाया वहां पर, अच्छा कार्यक्रम हुआ उनका। 2009, 10, 11 और 12 तक सम्राट अशोक धम्म दिवस मेले भरवाए, वहां मेले लगे अच्छे। अलवर के साथी हरिराम बौद्ध मेरे साथ हैं, बस भर के इनकी आई वहां पर। लेकिन साथियों, संचालकों की जो बात हो रही है मैं बताना चाह रहा हूं, बुद्धिस्ट संचालकों की, जो बौद्ध लोग आए वो तो अच्छे थे, लेकिन वहां जयपुर के जो लोग थे कुछ ऐसे बुद्धिस्ट निकल करके आए, वो आरएसएस के लोग, अच्छा चंदा देने वाले लोग वहां पर आए और उनको मंच पे आसीन कर दिया 5 रुपये, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। विराटनगर वो धरती है जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी के गुरु आचार्य धर्मेंद्र, अब तो खत्म हो गए, वो रहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के गुरु थे वो, अटल बिहारी के गुरु थे वो, और नरेंद्र मोदी के भी गुरु थे। वो विराटनगर की धरा है जहां पंचशील का और बहुजन समाज पार्टी का हाथी का झंडा लेके कैलाश खाड़िया चलता था सन 90 से, जहां कोई भी होने वाला नहीं है। बंजर धरती थी साथियों। मैंने ये मिशन सीखा, मैंने ये प्रण लिया। कितने लंबे भाषण दे लीजिए, भाषण देने वाले बहुत वक्त आ गए। हमारे भाई चंद्रशेखर जी बहुत संसद में ललकारते हैं, भीम आर्मी के लोग कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे 15-20 साल के, अब तो अंकल जी चंद्रशेखर जी के साथ लग जाओ। मैंने कहा भाई हम बाबा साहब के बुद्ध के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं। तो कांसीराम साहब भी ये कहा करते थे, अरे मेरी तरफ क्या देखते हो, मैं तो बहुत लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलते एक्सीडेंट से मर सकता हूँ। मैं जिस मिशन में काम करता हूँ, दुश्मन मुझे पता नहीं कब धराशायी करते हैं। मेरे से मत जुड़ना, विचारों से जुड़ना। इसलिए विचारधारा हमारे घरों में होनी चाहिए और हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। जन्म से मरण तक के संस्कार जब धर्म को मानते हैं तो धर्म के अनुसार होने चाहिए। साथियों, तब दुश्मन घबराएगा आपका। दुश्मन की मजाल नहीं, ये देश हम लोगों का है, ये हम मूल निवासी इस देश के हैं, ये देश हमारा है। तो कांसीराम साहब की भाषाएं मुझे बोलनी पड़ रही है। आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर लोग आपके बिहार में घुस रहे हैं। साथियों, हमें ताकत लगानी पड़ रही है, ये हमें देखना होगा, सोचना होगा, हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। और आज वो समय आ गया है, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो साथियों बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तो मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बोलते हुए मैं तो यही निवेदन करूंगा, बाबू अशोक सरस्वती बौद्ध साहब ने मुझे यहाँ बुलाया, पुणे में भी बुलाया, आनंदी में भी आया था मैं। साथियों, मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं थी, मेरी इनकी मुलाकात नहीं थी। एम्स मेडिकल कॉलेज में एक भाई की बेटी का एडमिशन हुआ था। मेरे यहाँ रमेश भाई अनागारिक जी गुजरात के, वो मेरे अनागारिक जी रह के गए थे 5-6 दिन मेरे घर पे। साथ विराटनगर जो बीजक पहाड़ी पे आता है, साथियों में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है उनका। काफी बहुत बिहार में वहां आने वाले बनते लोग भी आते रहे हैं, मैंने उनकी सेवा की है। वो यहाँ इनके आए हुए थे, मैंने उनको फोन लगाया और उस लड़की का एडमिशन इन्होंने करवाया और अपने घर की तरह रखा। 4 साल हो गए, अपने परिवार की तरह वो लड़की रह रही है नागपुर के अंदर। साथियों, परिवार याद आने नहीं दिया उस भाई की लड़की को, मेरे मामा जी की पोती थी। उन्होंने मेरा नाम और नंबर इनको दे दिया, फोन पे बात हुई, दिल्ली मेरे को इन्होंने बुलाया। पश्चिमपुरी में जो बुद्ध विहार है उसमें हमारी मीटिंग हुई और मेरे को इन्होंने राजस्थान की जिम्मेवारी दी। तो मैं साथियों इनकी जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए मैंने इनके पाली भाषा के भी कार्यक्रम करवाए हैं। और आचार्य भालशंकर जी यहाँ बैठे हुए, इनका चोमू में साहब का एक कैडर कैंप करवाया और प्रशिक्षण लेने के लिए अभी नागपुर लोग आएंगे, यहाँ टीचर्स लोग। मेरे से जो मेरी क्षमता है उतना मैं कार्य कर रहा हूँ और इनके 3-4 कार्यक्रम भी करवाए हैं। और मेरी मंशा है साहब बीजक पहाड़ी पे एक बार और आलिशान कार्यक्रम कराएं बुद्ध विहार समन्वय समिति का, इसमें लोगों में जागरूकता आएगी। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले, जो झुकना जानता नहीं
जो झुकना जानता नहीं उसे इंसान कहते हैं, बदल दे जो जमाने को उसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।